लेकिन ये आरोप भी तो लगते हैं साथ में कि अगर हम बेस अच्छा तैयार नहीं करते तो आज जो ये वादे आप यहाँ कह रहे हैं, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, शायद नहीं कर पाते। हमने बेस बनाया और उसके बाद आपने उस पर काम चलाया, ये प्रोसेस है। नहीं, हम बिल्कुल नकार नहीं रहे। निश्चित तौर पर जो अच्छा था, जो बना हुआ है, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या और अच्छा हो सकता था? अगर वो अच्छा हो गया होता तो शायद आज जो भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनाना, हम शायद 25 साल पहले ही अर्थव्यवस्था बन गए होते बड़ी। आज भारत ने जो स्वाभिमान को पहचाना ना कि हम जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर हुए, ये जो मेक इन इंडिया का नारा आज आया है ना, अगर यही नारा पहले आया होता, यही स्वाभिमान पहले आया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। निश्चित तौर पर जो हुआ है हम उसको नकार नहीं रहे, लेकिन जो हो सकता था उसको स्वीकार जरूर करना होगा कि क्या हमने खो दिया है जो हम पा सकते थे। आपको लगता है कि केंद्र से लाभान्वित योजनाएं जो हैं उसका एक अलग वोट बैंक क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आपने भी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया और उसी योजना का बेनिफिट जो केंद्र सरकार चला रही है, यहाँ पर तमाम जो राज्य हैं उसमें जो चुनाव हुए उसमें होता हुआ नजर आया। देखिए, सरकार का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वेलफेयर स्टेट के नाते ही होता है। सरकार वेलफेयर स्टेट के रूप में लोक कल्याणकारी योजनाओं को चला करके राज्य सबके लिए काम करेगा, राजस्व प्राप्त करेगा और इस राजस्व का समानुपातिक रूप में उस व्यक्ति को जिसको सबसे ज्यादा लाभ की आवश्यकता है उसको देने का काम करेगा। और सरकार ने आज वो करके दिखाया है। पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हमने आज सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। 4 करोड़ लोगों के मकान बनना कोई छोटी घटना नहीं है, ये देश में बड़ी क्रांतिकारी घटना है। और उससे पीड़ा पूछिएगा कि जिसको इस ठंड के मौसम में पक्की छत जिसके पास ना हो, फूस हो, और उस फूस के मकान से जब सर्द हवाएं उस तक पहुंचती थी तो कितनी पीड़ा होती थी। आज जब उसको पक्का मकान मिल गया है और उसको सर्दी से निजात मिली है तो उसको उसके मन के भीतर आज कितनी प्रसन्नता पहुंची है, ये 4 करोड़ मकान वालों से पूछिए। ये पूछिए उन लोगों से जाकर के, विशेष तौर पर महिलाओं से, जिनको सांझ का इंतजार करना पड़ता था कि सांझ हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तो हम शौच के लिए घर से बाहर जा पाएंगे। और बड़ा कारण होता था कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ। मैं चूंकि प्रैक्टिस एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं कि कोर्ट में कई मुकदमे केवल इसलिए आते थे कि घर से बाहर शौच जाते समय रेप की घटना हुई है। इन घटनाओं में आज कमी आई है क्योंकि हमने आज 13 करोड़ शौचालय इस देश में बनाकर देने का काम किया है। याद करिए कि बुंदेलखंड में बगल में ही है, खसम मर जाए लेकिन गगरिया न फूटे, ऐसी कहावतें चलती थी क्योंकि पानी की इतनी अनुपलब्धता थी। आज अगर 11 करोड़ घरों तक हमने नल से जल पहुंचाने का काम किया है तो ये सरकार का ही काम था ना, ये सरकार को ही करना था। और अगर करने से कोई लाभार्थी वर्ग बना है, ये लाभार्थी वर्ग, क्योंकि हमने लंबे समय तक देखा इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स होती थी, वोट बैंक बना करके हमने नया काम किया। हमने कहा सबके बैंक में खाते खुलवाओ, ये वोट बैंक वाले बैंकक्रप्ट हो गए। हमने 54 करोड़ देश में नए खाते खोले जिसमें 58% महिलाओं के खाते हैं। तो हमने आज जनधन योजना के तहत बैंक के खातों से लोगों को जोड़ करके भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को न्यूट्रलाइज करने का काम किया है और लोगों तक सीधे लाभ पहुंचा दिया। तो अगर उसकी वजह से अगर हमारे पास कोई वोट बैंक नया बना है तो निश्चित तौर पर यह प्रसन्नता की बात है। ऐसा सकारात्मक वोट बैंक बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। ये जाति की राजनीति, ये मजहब के समीकरण, इसको बंद करेंगे तभी देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। मतलब रेवड़ियों और प्रधानमंत्री के चेहरे के बीच में जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है, फ्री की रेवड़ियां जैसे हम कह रहे थे। देखिए, ये भी एक मुझे लगता है इसको लेकर के एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। फ्री की रेवड़ी क्या होती है और लोक कल्याणकारी राज्य में किसी व्यक्ति को अनुदान देना, सहयोग करना, सब्सिडी करना क्या होता है। देखिए, आप किसी को बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो उसके लिए आवश्यकता है, बिजली का कनेक्शन हर घर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बिजली के उपभोग के बाद बिजली का बिल ना उसको मिले, यही रेवड़ी है। आप अगर उसको एयर कंडीशन चला करके बिजली सोने के लिए दे रहे हैं तो आप रेवड़ी कल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वो पैसा तो जनता का ही है ना जो आप दे रहे हैं उसको, नहीं उसको रेवड़ी कैसे कहेंगे? नहीं, मैंने इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए पैसा जनता का है, किसको जाना चाहिए और किसके खाते में जा रहा है। इस देश में अनाज घोटाले के नाम पर हमने देखा है कि कैसे अनाज घोटाला होता था। बड़ी संख्या में राशन कार्ड बनते थे। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, बड़े पैमाने पर राशन कार्ड फर्जी पकड़े गए, लाखों की संख्या में कैसे अनाज उत्तर प्रदेश की सीमा से निकल करके बांग्लादेश की सीमा तक चला जाता था। बड़ा खाद्यान्न घोटाला इसी उत्तर प्रदेश में होते हुए हमने देखा है। मेरा इसी में एड ऑन है। आपने सभी को घर दे दिए जैसा आपने बताया, आपने सभी को सिलेंडर दे दिए जैसा आपने बताया, आपने सबको बिजली दे दी, तो बिजली का बिल भी दे दीजिए। इसको रेवड़ी में कैसे काउंट करेंगे आप? देखिए, हम ये हुनर दे रहे हैं, हम ये एक वातावरण दे रहे हैं कि वो इतना अर्न कर सके, इतना कमा सके कि वो अपने बिजली का बिल खुद चुका सके।
देखिए, आप बिजली है उसको ये नेसेसिटी है, ये बेसिक नीड है। आप किसी को बेसिक नीड पूरा करने का काम करिए, लग्जरी प्रोवाइड करने का काम करेंगे तो ये रेवड़ी कल्चर होगा। लग्जरी प्रोवाइड करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम बेसिक नीड प्रोवाइड करना है। हम बिजली का तार उस तक पहुंचा दें, बिजली खर्च करने की क्षमता उसको जुटानी होगी, वरना तो फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। हम इस पर चले जाएंगे तो अकर्मण्यता का ऐसा बोझ चढ़ जाएगा, फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। इसलिए सबके अंदर काम करने की प्रेरणा आनी चाहिए। हम वातावरण बनाकर देंगे, हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे। उद्योग करना, व्यवसाय करना, परिश्रम करना, श्रम करना, अर्न करना, यह हमको खुद सीखना होगा, यह हमको खुद करना होगा। एक बहुत जेन्युइन सवाल है। कई बार कई मित्र हैं हमारे जो विधानसभा में हैं, क्योंकि आप चेयर भी करते हैं, आपसे सवाल बनेगा, फिर वही उसी का जवाब आपसे लूंगा कि ये लोगों के विधायकों की एक जिज्ञासा कहिए, जो अपने दल पुराने छोड़कर आए हैं, जिज्ञासा कहिए कि यार जो भाजपा में विधायक होता है ना, वो मिस करते वो मौज, एक मौज शब्द यूज होता है कि मैं क्षेत्रीय जो पार्टी थी तब मैं विधायक था, वो मौज और यहां मैं वो मिस करता हूं। वो मौज क्या है, उसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा। वो मौज क्या, मौज शब्द क्या है, उसको मुझे खोलकर किसी बताया नहीं किसी ने कभी। मैंने कहा ये मौज क्या है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मौज क्या है जिसको वो मिस करते हैं। देखिए, अभी राकेश जी एक बात बोल रही थे कि जो ओडीओपी है उससे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था। तो जब वन माफिया होता था एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी कहीं से पोषित होता था। तो पोषित किससे होता होगा, सत्ता व्यवस्था से होता था। तो सत्ता व्यवस्था में अगर तार जुड़ते हैं विधानसभा तक, तो हर विधानसभा के हर जिले के जुड़ते हैं। तो माफिया की मौज में ही विधायकों की मौज होती होगी शायद। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस परिवार में उस परिवार का मुखिया, देखिए शाब्दिक अर्थों में हर व्यक्ति अपने नेता की प्रशंसा करता है, उसका प्रशंसा करने का धर्म। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो प्रशंसा करती थी तो इस आधार पर करती थी कि अग्रिम मोर्चे पर नेताजी संघर्ष करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, अब वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विधायक हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। उनको जो अपने नेतृत्वकर्ता मिले हैं, उनको देखकर अगर उसके बाद भी मौज का ख्याल आ गया, तो मुझे लगता है कि उन्हें आत्मग्लानि के मारे शायद नींद नहीं आई। 9.5 साल हो गए माननीय मोदी जी को। सोशल मीडिया है, अखबार है, टीवी है, खोजी पत्रकारिता है, यूट्यूबर है। एक आदमी ये खबर निकाल कर नहीं ला पाया कि माननीय मोदी जी ने अवकाश लिया। चलो साहब, अवकाश नहीं लिया, ईश्वर ने उनकी इतनी बड़ी रक्षा कृपा करी कि 140 करोड़ लोगों के प्रधान सेवक के उनके संकल्प को और पूरा मजबूती से निभाने के लिए माननीय मोदी जी इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की सद्भावनाओं के कारण स्वस्थ भी रहे, सानंद भी रहे। माननीय योगी जी के बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन मैं पिछले 12 वर्ष के जो विधायक का अनुभव रहा और 10 साल यहाँ पर नगर निगम नगर पालिका का काम किया, इतनी सहज उपलब्धता जनप्रतिनिधियों के साथ, जनता के साथ जितनी माननीय योगी जी रखते हैं, इतना कर्मठता के साथ काम करते हैं। उनका कमिटमेंट क्या है। कोरोना के समय एक उदाहरण हो गया, बहुत बार कहा सुना जाने वाले ये बातें हैं, लेकिन है तो सही कि उनके पूज्य पिताजी जब गोलोक धाम को सिधारे, तो उन्होंने अपने जिम्मेदारी को अपने प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के साथ जोड़ा। तो ऐसे नेतृत्व के साथ अब मौज शब्द मैं अभी तक कल्पना कर नहीं पा रहा, या समझो कि अगर हम कहीं करते होंगे तो मन ही मन शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए यथा राजा यथा प्रजा, जैसा नेतृत्व होता है वैसे ही उसके सिपाही होते हैं। और युगों युगों का इतिहास है, किसी भी देश काल इस पृथ्वी के किसी भी भूखंड में देख लें कि उसका सेनापति जितना पराक्रमी होता है तो उसकी फौज भी उसी तरीके से होती है। महाराणा प्रताप ने अगर घास की रोटी खाना चाहिए तो भामाशाह जो
उद्योग जगत से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं और सामान्यतः माना ये जाता है कि धन प्यारा होता है, तो उन्होंने अपना पूरा धन ही लुटा दिया। तो हम लोगों के यहाँ तो मौज वाला कोई मामला। राकेश जी और मौज बता जो दें। शब्द है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, और आप भाजपा पे ही सवाल उठाया मैंने कि आपके कुछ विधायक जो अन्य दलों से आए हैं वो कहते हैं यार भाजपा में वो मजा नहीं है। तो मजा और मौज, उस शब्द का अर्थ में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मौज तो फकीरी में है, सबसे ज्यादा मौज फकीरी में है। जब आप दिन भर परिश्रम करके आए और शाम को बिस्तर पर गिरे निढाल होकर के बिना किसी नींद की दवा के आपको नींद आ जाए तो समझिए मौज है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को इतने कार्यक्रम पार्टी की ओर से रहते हैं, सरकार की ओर से रहते हैं कि किसी नींद की गोली की आवश्यकता पड़ती नहीं है। दिन भर इतना परिश्रम करते हैं कि शाम को आते हैं, बिस्तर पर लेटते ही तुरंत नींद आ जाती है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मौज है। और मौज अगर कोई समझता है कि किसी मदिरा में मौज है, किसी नृत्य में मौज है, किसी पाश्चात्य संस्कृति में मौज है, तो शायद वो एक कपोल कल्पना है, उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। मौज मिलेगी नहीं। मौज तो केवल फकीरी में है, मौज आध्यात्म में है, सब कुछ त्याग देने में है, और वो मौज सबके पास है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो भी चाहे वो शामिल होकर के इस मौज को ले सकता है, मौज को पा सकता है। वो मैं अभी राकेश जी, मैं इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मौज शब्द के मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप सिलसिलेवार 1 2 3 4 10 ये मौज के आयाम बताते, जो शायद आप आपको पता है, बताना नहीं चाहते मंच के माध्यम पे या कुछ क्या है, हमने तो मौज को इसी रूप में समझा है कि हम लोगों के काम कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के लिए काम आ सकें, और मन में कोई पीड़ा न रहे, मन में कोई विषाद न रहे कि मैंने आज किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी को मेरी वजह से पीड़ा हुई है। मुझे लगता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम दूसरों के काम आ सकें, और सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम इसीलिए आए हैं, और यही मौज है। लेकिन हो सकता है कि शायद अन्य राजनीतिक दलों के लिए इसकी परिभाषाएं कुछ भिन्न होती नहीं हो, उनमें विदेशों में सैर सपाटा होता रहा हो, उनमें अलग प्रकार का कोई भोजन या पेय पदार्थ मौज के साथ जुड़ता रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इसी सात्विकता के साथ, इसी आध्यात्मिकता के साथ, इसी परहित, जो धर्म की बात मैंने कही ना, इसी परहित के साथ हैं। और मुझे लगता है कि इस मायने में कहीं मौज में कोई कमी नहीं है। मैं चूंकि राकेश जी मुझसे बहुत समृद्ध हैं विचारों में और उसके संप्रेषण में, लेकिन चूंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है तो मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताता हूँ कि आप कौन सी मौज कह रहे हैं और किसने आपसे कहा कि वो वाली मौज यहाँ नहीं मिलता। अब पॉइंट नंबर 1, एसपी सिटी साहब सामने बैठे हैं, हमारा मनमाना काम नहीं किया, हमने इनका चुटकी बजाते ट्रांसफर करवा दिया। ये मौज भाजपा में नहीं। ये आपको सवाल की रूपरेखा जो है जवाब की वो दिख रही है। जो मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एक बड़ी बिल्डिंग बननी है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई अनुभव नहीं, हमारे साथ कोई रहता है, हमारी जिंदाबाद करता है, पूरे शहर में घुसने से पहले और घुसने के बाद तक हमारे बैनर ही बैनर लगवाता है। टेंडर किसी मेहनत कश ने कम रेट में डाला, हमने कहा कि इसे मिलेगा, टेंडर मिल गया। ये है मौज जो भाजपा में नहीं। सरकारी निजुल की जमीन है, बरसों से खाली है, समाज की भूमि है, हमारे किसी साथी को, हमसे मिलने जुलने वाले ग्रुप को वो पसंद आती है, वहाँ पर कुछ भी अच्छा बन सकता है, जिसका व्यापार का लाभ हमको और हमारे ग्रुप को मिल सकता है। हमने वहाँ काम करा लिया। योगी जी के नेतृत्व में ये नहीं हो पाता। ये मौज भाजपा में नहीं। आप खुलवाते चलेंगे तो ऐसी मौज फिर बहुत है। आपका ट्रांसफर रुकवाना है, आपका ट्रांसफर करवाना है, ये मौज भाजपा में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो व्यवस्था में घुसकर व्यवस्था का दोहन करते हैं, उनका और आपका साथ माननीय योगी जी के नेतृत्व में नहीं बन पाता है। और अगर कहीं चोरी छिपे बनता भी है
तो ऊपर तक खबर पहुंचती है संगठन के साथियों के माध्यम से, तो जो कुछ दिन की मौज शुरू होना चाहती भी है तो वो मौज खत्म हो जाती है। और यही मौज का फर्क है, मैंने आपको बता दिया। ये जवाब जो रूपरेखा थी बिल्कुल सही थी।